मई 1998 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA आसमान से पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए थी। उनके पास लैक्रो से स्पाई सैटेलाइट्स का एक ऐसा $1 बिलियन नेटवर्क था जो स्पेस से जमीन पर चलने वाली किसी छोटी गाड़ी का नंबर प्लेट तक पढ़ सकता था। इन सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा और सबसे खास टारगेट था राजस्थान का थर डेजर्ट यानी पोखरान। CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट को 100% यकीन था कि इंडिया वहां कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन तभी 11 मई की दोपहर पोखरान की जमीन अचानक कांप उठती है। रेत का एक बहुत बड़ा पहाड़ हवा में उड़ता है और कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस के सामने आते हैं और पूरी दुनिया को शॉक्ड कर देते हैं। वो ऐलान करते हैं, At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर मानता था, उसके नाक के नीचे इंडिया ने एक ऐसी एटॉमिक चोरी की जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। एक डेवलपिंग देश ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क को कंप्लीटली कैसे बेवकूफ बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने ये अनोखा मास्टर प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया। आज हम समझेंगे पोखरान 2 की वो कहानी जो किसी हॉलीवुड हेस्ट थ्रिलर से कम नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही 100% रियल, अनबायस्ड और डीप रिसर्च वाली क्राइम और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल देश की असलियत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोखरान 2 सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये इंडिया के आने वाले कल और सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत थी। 1990s का दौर इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत खतरनाक था। पड़ोस में चाइना पहले ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर चुका था और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी कि चाइना की मदद से पाकिस्तान भी चुपके चुपके अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। इंडिया 2 दुश्मनों के बीच बुरी तरह घिर चुका था। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और वेस्टर्न देशों की तरफ से था। वो दुनिया भर के देशों पर एक ट्रीटी यानी समझौता साइन करने का प्रेशर डाल रहे थे, जिसे CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता था। इस ट्रीटी का सीधा सा मतलब था, जो देश इस पर साइन करेगा वो जिंदगी में कभी अपना बॉम्ब टेस्ट नहीं कर पाएगा। इंडिया के पास वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। दरअसल इंडिया ने 1995 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार में भी टेस्ट करने की कोशिश की थी, पर दिन के उजाले में काम करते वक्त अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरान में वायर्स और केबल्स को देख लिया। अमेरिका की धमकी के बाद इंडिया को मजबूरन अपना प्लान रोकना पड़ा। CIA को लगा कि उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, पर वो बहुत गलत थे। – 1998 में वक्त बदला और अटल बिहारी वाजपेयी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और एक हाईली सीक्रेट ग्रीन सिग्नल दे दी। उनका ऑर्डर बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिक्ट था, बॉम्ब टेस्ट करो, पर जब तक जमीन के अंदर ब्लास्ट ना हो जाए किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को अंजाम देने के लिए DRDO के चीफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ डॉक्टर R चिदम्बरम को चुना गया। लेकिन जमीन पर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन आर्मी की 58th इंजीनियर रेजिमेंट को लाया गया, जिसके कमांडर थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनका काम था उस भारी एक्सप्लोसिव्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस को पोखरान के डेजर्ट तक लाना, वो भी इस तरह कि आसमान में घूमते सैटेलाइट्स को 1 इंच का भी फर्क नजर ना आए। ये इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका के लैंगले वर्जीनिया में CIA के आरामदायक AC रूम्स में बैठे एनालिस्ट्स सैटेलाइट फोटोज को जूम करके देख रहे थे, जिन्हें पोखरान में सिर्फ नॉर्मल रेत दिख रही थी, और दूसरी तरफ थर के डिजार्ट में रात के गुप अंधेरे में असली खेल चल रहा था। मई के महीने में पोखरान का दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता था और रात में आंधी और जहरीली सांपों और बिच्छुओं का डर होता था।
डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि किस एग्जैक्ट वक्त पर सैटेलाइट का ब्लाइंड स्पॉट आएगा, यानी वो छोटा सा विंडो जब आसमान से कोई उन्हें नहीं देख रहा होगा। सिर्फ अंधेरे होने के बाद ही भारी मशीनरीज बाहर आती थी। हमारे जवान कॉम्बैट बूट्स में बिना किसी फ्लैशलाइट के उस एक्सट्रीम हीट और अंधेरे में टोनों वजन के इक्विपमेंट्स मूव करते थे। एक छोटी सी आवाज़ या रोशनी CIA को अलर्ट कर सकती थी। लेकिन सुबह होने से ठीक पहले उन सभी बुलडोजर्स को वापस उसी जगह और उसी एग्जैक्ट एंगल पर पार्क किया जाता जहां वो पिछले दिन खड़े थे। रेत पर पड़े हेवी टायरों के निशानों को मिटाने के लिए आर्मी के जवान रात को ट्रक्स के पीछे पीछे पेड़ की डालियां लेकर चलते थे। किसी को शक न हो इसलिए डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और पूरी टीम ने आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी। आसमान से देखने पर वो नॉर्मल सोल्जर्स लगते थे। डॉक्टर कलाम का सीक्रेट कोड नेम रखा गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज। CIA अपने AC रूम्स में चैन से बैठी थी और यहाँ डेजर्ट की आग में इंडिया अपना मास्टर प्लान अंजाम दे रहा था। मई 1998 पोखरण के डेजर्ट में 3 बहुत गहरी शैफ्ट्स खोदी गई थी। इन शैफ्ट्स के सीक्रेट कोड नेम्स थे व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। जब न्यूक्लियर डिवाइसेस को इन शैफ्ट्स के अंदर सफलतापूर्वक सेट कर दिया गया तो साइंटिस्ट्स ओपन रेडियो पर सीधे ये नहीं बोल सकते थे कि बॉम्ब रेडी है। CIA उनके सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर सकती थी, इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली में कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा, द व्हाइट हाउस हैज कोलैप्स्ड, यानी व्हाइट हाउस गिर चुका है। किसी भी इंटरसेप्ट करने वाले को लगता कि शायद किसी पुरानी बिल्डिंग की बात हो रही है, पर ब्लास्ट से ठीक पहले एक रुकावट आ गई। हवा का रुख अचानक पोखरण के नजदीकी गांव की तरफ बहने लगा। अगर रेडियोएक्टिव हवा लीक होती तो लाखों जानें खतरे में पड़ जाती। उन्हें उस जलते हुए डेजर्ट में घंटों तक हवा का रुख बदलने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर के वक्त हवा का रुख बदला। दोपहर 3:45 बजे आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ और साइंटिस्ट्स ने ब्लास्ट का फाइनल बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड्स में जमीन बुरी तरह कांप उठी। एक साथ 3 अंडरग्राउंड ब्लास्ट हुए। रेत का पूरा डेजर्ट एक पहाड़ की तरह हवा में उठा और एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का गड्ढा बन गया। इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हरा दिया। जैसे ही दुनिया भर के सेस्मोग्राफ्स में यह धमाका रिकॉर्ड हुआ, US स्टेट डिपार्टमेंट और CIA के होश उड़ गए। लैंगले में बैठे टॉप एनालिस्ट्स को समझ ही नहीं आया कि उन्हें यह धोखा कैसे दिया गया। बाद में CIA ने खुद कबूल किया कि यह उनके पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। गुस्से में आकर अमेरिका, जापान और यूरोपियन देशों ने इंडिया पर बहुत भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। उन्होंने इंडिया को नई टेक्नोलॉजी और पैसा देना पूरी तरह बंद कर दिया। दुनिया को लगा कि इंडिया की इकोनॉमी अब टूट जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीना चौड़ा करके अपनी हिस्टोरिक नो फास्ट यूज पॉलिसी का ऐलान किया कि इंडिया पहले कभी किसी पर बॉम्ब नहीं गिराएगा। इन सैंक्शन से लड़ने के लिए देश विदेश में रहने वाले NRIs ने अपना पैसा इंडियन बैंक्स में जमा करना शुरू किया। एक ही महीने में इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया कि सैंक्शंस का असर ही खत्म हो गया। कुछ ही सालों बाद अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया एक ऐसी ताकत है जिसे झुकाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे सारे सैंक्शंस हटा लिए गए और 2008 में अमेरिका ने खुद इंडिया के साथ हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। पोखरण 2 सिर्फ एक बॉम्ब का टेस्ट नहीं था, वो उस 50 डिग्री की गर्मी में काम करने वाले जवानों, उन साइंटिस्ट्स की नींद और एक देश की साइकोलॉजिकल जीत थी। इसने सारी दुनिया को साबित कर दिया कि विल पावर और लोकल साइंस के आगे आसमान में घूमते $बिलियन के स्पाई सैटेलाइट्स भी अंधे हो जाते हैं। PM वाजपेयी और डॉक्टर कलाम के उस करेज ने इंडिया को हमेशा के लिए एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया शांति से ज्यादा ताकत की इज्जत करती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही हाई क्वालिटी डीप रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा देखने के लिए देश की असलियत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई असलियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।